हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। 14 मार्च से लेके 21 मार्च के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक बार फटाफट से देखते हैं। पहला आर्टिकल हमारा ना गट माइक्रोब से रिलेटेड है। गट माइक्रोब वही हमारी ये इंटेस्टाइन के अंदर जितने सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या यूटिलाइजेशन है और इनके ना होने से क्या प्रॉब्लम्स फेस होता है हमें, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हमारा पेटेंट रूल्स 2024 से रिलेटेड है। तो रूल्स तो काफ़ी टेक्निकल रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके पीछे हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग इसके आधार पर जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपीआरस हैं, लाइक कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क या फिर प्लांट वेराइटी या फिर जीआई, ऐसे टोटल कितने हैं? 7 हैं। इनके बारे में एक मोटा मोटा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए हमें इस टॉपिक का। न्यूक्लियर वेस्ट अपने आप में काफ़ी डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम है हम सबके लिए कि आखिरकार इतना सारा न्यूक्लियर वेस्ट, टन्स एंड टन्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट जो जनरेट हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन से, उसका कहाँ क्या करें हम लोग। तो उसके बारे में आज समझने हैं क्या क्या हम लोग इसमें सॉल्यूशंस ले सकते हैं अभी के लिए। स्वार्म ड्रोन्स आप लोगों ने देखा ही होगा। स्वार्म ड्रोन्स कुछ ऐसे किलर ड्रोन्स टाइप के होते हैं। स्वार्म आप लोगों ने नेचुरली भी देखा ही होगा, मछलियों का पानी में एकदम से एक झुंड से दूसरे जगह पर ट्रैवल करना, वो एक स्वार्म होता है। इवन फ्लॉक्स ऑफ बर्ड जो होते हैं वो भी एक स्वार्म है। तो कुछ भी कलेक्शन, इवन आपने ड्रोन्स का भी देखा होगा कि कुछ भी अभी 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सब जगहों पर, या फिर कभी फॉरेन किसी भी कंट्री में आपने देखा होगा कि वो इकट्ठे बहुत सारे ड्रोन्स को उठा के एक बढ़िया पैटर्न बना देते हैं, है ना। अभी अपने यहाँ पर इंडिया का पूरा मैप बना था, तो वो ड्रोन्स अपने आप में कैसे चार्ज होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें स्वार्म ड्रोन्स के अंदर में समझेंगे। और फाइनली केरला में मम्प्स आउटब्रेक काफ़ी तेज़ी से है। पिछले महीने ही 2-2.5 हज़ार केसेस सामने आ गए थे। तो इस बार समझते हैं मम्प्स आउटब्रेक में क्या सॉल्यूशंस हमारे पास हैं और मम्प्स एक्चुअल में क्या होते हैं। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो कि जो भी मम्प्स से बच्चे प्रभावित होते हैं उनके साथ कैसा चेंजेस आ सकता है। तो समझेंगे इन सभी चीज़ों को और साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं आपके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से। 2022 का ये क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। 3 स्टेटमेंट है कि भाई कस्टमाइज़ कर सकता है यूज़र इंटरफेस को, डेटा फील्ड्स वगैरह सारे चेंज हो सकते हैं। सास यूज़र्स जो भी हैं वो मोबाइल डिवाइसेस से भी यूज़ कर सकते हैं। आउटमेल, हॉटमेल, आउटलुक, हॉटमेल, याहू, ये सारे जितने भी मेल हैं वो सब सास हैं। समझेंगे इस चीज़ को। अगर आपको आंसर पता है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए फटाफट से। अदरवाइज मोर टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द वीडियो, उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में आज हम लोग। पहला आर्टिकल हमारा गट माइक्रोब से रिलेटेड है। देखो, अभी एक जर्नल साइंस का एक रिसर्च पब्लिश हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारे पुराने ज़माने के लोग हैं ना, उनका या फिर जो गांव के लोग होते हैं, उनका गट बैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। किसके अगेंस्ट? कोई भी हम लोग मान लो न्यूट्रिशियस सेल्यूलोस युक्त फूड खाते हैं। सेल्यूलोस युक्त फूड क्या होते हैं? मान लो कि कोई भी हम लोग पालक खा रहे हैं, मेथी खा रहे हैं, या फिर कोई भी साग खाते हैं, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये जो गट बैक्टीरियाज होते हैं ना, इनके पास पावर होती है कि इस सेल्यूलोस को, जो कि प्लांट डाइजेस्ट करने की बात हो रही है ना, वो सारी चीज़ें प्लांट सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने के लिए गट बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। अब ये गट बैक्टीरिया कुछ भी हो सकते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे स्टमक में, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया ही नहीं, इवन हम लोग एक बड़ा टर्म लेते हैं माइक्रोब्स, या फिर माइक्रोबायोम बोल सकते हो आप इसको, कुछ भी बोल सकते हो। माइक्रोबायोम, इसके अंदर ना सब आ सकते हैं। आपके बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, आपका फंजाई भी आ जाएगा, आपका यीस्ट भी आ जाएगा, वायरस भी आ जाएगा, आर्किया भी आ जाएगा, पैरासाइट्स भी आ जाएंगे, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो सकती है। ये सारे के सारे जितने भी हैं ना, दे आर ऑफ गुड कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर मतलब कि दे हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी। ये क्या क्या कर सकते हैं भाई? खाना पचाने में काम आ सकता है, मतलब कि खाने को ब्रेक डाउन करने में काफ़ी हेल्पफुल कर सकते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड लिख सकते हैं। इसके बाद बहुत बार क्या होता है, विटामिन सिंथेसिस में ये लोग काम आते हैं हमारे। और साथ ही साथ जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो इसके वजह से भी हम लोग हेल्दी रहते हैं। दीज आर द हेल्दी बैक्टीरियाज ऑफ आवर बॉडी। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है कि अब जिस हिसाब से हम लोग का खान पान बदल रहा है, हम लोग ज़्यादा पैकेज्ड फूड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इवन हमारे इंडिया में तो चलो थोड़ा बहुत कमी है अभी, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ तो और भी ज़्यादा कल्चर है पैकेज्ड फूड का। तो जो ये पैकेज्ड फूड हैं वो
धीरे धीरे एक ऐसा चेंज लेके आ रहे हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स में गट माइक्रोब्स की संख्या को काफ़ी कम कर देगा या फिर कम कर रहा है। तो इसी को लेके राइटर यहाँ पर काफ़ी सारी बातें करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो की हाइलाइट्स क्या हैं। तो यहाँ पर ना 3 नाम दिए गए हैं। एक है रूमिनोकोकस, तो भाई सभी में कॉमन है, और एक है प्राइमेसियंस, एक है होमिनिसियंस और एक है रूमिनिसियंस। तो ये 3 टाइप के ऐसे नए स्पीशीज समझ में आए हैं जो कि प्लांट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में या फिर जो प्लांट का फाइबर कंपोनेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प किया करते थे। अब ये सारे जो भी 3 बैक्टीरियाज के नाम लिए गए ना, ये अगर देखा जाए तो ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, रूरल पॉपुलेशन में या फिर इवन ग्रेट एप्स में भी अगर आप लोग खोजोगे वहाँ पर भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आखिरकार आती कहाँ से हैं? रिसर्चर्स ने ये बताया कि देखो ये ना 2 तरीके से हो सकता है। जब भी हम लोग बर्थ या फिर जब भी हम लोग पैदा होते हैं तो एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी होता है, मतलब कि वेजाइनल डिलीवरी होता है, तो इस केस में आप सबको पता होगा कि आपके वेजाइना के आसपास में बैक्टीरियाज मिलते हैं। कौन से? लैक्टोबैसिलाई। इस केस में क्या होता है कि जब भी हमारी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं या फिर जो भी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं उनका ये जो लैक्टोबैसिलाई वाला कैटेगरी है ना, ये काफ़ी हद तक स्ट्रांग होता है। इवन काफ़ी सारे बैक्टीरियाज जो प्लासेंटा के अंदर में आपको मिलते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू सप्लाई किए जाते हैं, और इवन आफ्टर द बर्थ जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग होता है उससे भी काफ़ी हद तक आपके ऐसे हेल्दी बैक्टीरियाज ट्रांसफ़र किए जाते हैं आपके मदर से आपके अंदर में। तो ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपके डाइजेशंस उतने ही बढ़िया होंगे। वंस इट इज़ नॉट जस्ट द रिलेशन विद डाइजेशन, आपने देखा कि आपकी इम्यूनिटी भी इसी से रिलेटेड है, आपके विटामिन सिंथेसिस भी इसी से रिलेटेड है। तो सारी की सारी चीज़ें ये गट माइक्रोबायोम जो है ना वो हेल्प करता है। और ये गट माइक्रोबायोम कैसे बढ़ेंगे? इन सभी चीज़ों से बढ़ सकते हैं। और जिनको ये नहीं मिलता है उसके लिए निराश होने की बात नहीं है। हम लोग अपने खान पान को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वॉट एवर वी आर कंज्यूमिंग वो हमारे बॉडी में धीरे धीरे करके वैसे क्रूशियल कंपोनेंट को भी डेवलप कर देता है, मतलब ऐसे गट माइक्रोब्स को भी डेवलप कर देता है। तो इनफैक्ट अगर हम लोग बचपन से लेकर अभी तक ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर खा रहे होंगे तो हमारे गट में डेफिनेटली उससे रिलेटेड बैक्टीरियाज होंगे जो कि उनको पचाने में हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरीके से गट माइक्रोबायोम हमारे खान पान, मतलब हमारे करंट सिचुएशन और हमारे बर्थ और बर्थ के बाद इवन जो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं उन सब से ये गट माइक्रोबायोम बनता है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था गट माइक्रोबायोम का। इससे रिलेटेड जरा क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करते हैं। 2008 में बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक ना यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, ऐसा बोल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस इवन मुझे अभी ही 2 मिल गए। तो प्रोबायोटिक फूड कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया विच आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमंस। प्रोबायोटिक्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस, या फिर जैसे आप लोग याकुल्ट पीते हो तो उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। दीज आर द प्रोबायोटिक्स। तो ये जितने भी प्रोबायोटिक होते हैं दीज आर सफिशिएंट टू मेंटेन आवर गट माइक्रोब्स, है ना, इसी से रिलेटेड है ये, इसीलिए इसको बता रहे हैं। तो क्या इसमें लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल है भाई। क्या प्रोबायोटिक हेल्प्स इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा? डेफिनेटली येस, बिग येस। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्या आंसर हो जाएगा? बोथ 1 और 2। सिमिलरली क्वेश्चन 2022 में आता है, इसमें भी वही प्रोबायोटिक्स के ऊपर क्वेश्चन। प्रोबायोटिक्स बोल रहा है कि दीज आर मेड अप ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। दोनों से मिलके बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि देखो जो भी प्रोबायोटिक्स ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं खाने में हम उसको डाइजेस्ट करते हैं और वही प्रोबायोटिक्स बस हमारे पास होते हैं। लेकिन ऐसे प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज नेचुरली ऑकर नहीं होते हैं हमारे गट में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। हम तो भाई बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, इन सबसे कितने सारे बैक्टीरियाज लेके आए हुए होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। और इवन हम लोग अपने खान पान से भी उनको नेचुरली अकर बना देते हैं ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो पक्का से गलत है। ये भी गया, ये भी गया। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही था, बस तीसरा वाला भी देख लेते हैं कि प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स। मिल्क शुगर को भी डाइजेस्ट करने में डेफिनेटली प्रोबायोटिक्स हेल्प करेंगे हमारे। तो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा था ना। मैं आज के जितने भी ऐसे आर्टिकल्स हैं ना इन सभी से रिलेटेड रिसेंटली बहुत ही जल्द कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करने जा रहा हूँ इस टेलीग्राम चैनल पर।
तो अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हैं और वो क्वेश्चन ऑप्ट करना चाहते हैं ना, तो एक बार इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वो सारे क्वेश्चन एक बार अगर आप सॉल्व करके देखेंगे ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई कितना एब्जॉर्ब हुआ है, दिमाग में कितना बात आ गया है, क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही रात में 10 बजे के आसपास ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। फिर हमारा अगला आर्टिकल जो है वो पेटेंट रूल से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हाल फिलहाल में ना कुछ पेटेंट रूल्स 2024 करके आया है। तो इसमें ना बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे कि फॉर्म 31 को ले आया गया। अब फॉर्म 31 में अब हमें इसके अंदर घुसना पड़ेगा एक्चुअल में, कि पहले कुछ ग्रेस पीरियड हुआ करता होगा, अब उसको थोड़ा कम कर दिया गया। मोटा मोटा अगर हम लोग समझे ना इस पूरे आर्टिकल को, तो आप सबको पता होगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं आज के टाइम पर। हम लोग बात कर रहे हैं विकसित भारत संकल्प। और विकसित भारत संकल्प के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ या फिर कोई भी नए इन्वेंशंस होते हैं, कोई भी कॉपीराइट आता है, तो उन सब चीज़ों के लिए ना इंडिया थोड़ा ओपन हो और फास्ट हो, कि जो भी ऐसे हमारे ना सिर्फ पेटेंट रूल्स बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जितने भी राइट्स जिसको भी मिलने हैं वो स्पीडली मिल जाए, ताकि हमारे कंट्री में इनोवेशन फ्लरिश करे। और इवन नॉट जस्ट विद इन आवर कंट्री, बल्कि जो बाहर के कंट्रीज़ भी रिसर्च करना चाहते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया में भी वो कुछ चीज़ों को पेटेंट कराना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो डू सच थिंग्स। तो उन सभी सिचुएशंस में पेटेंट के साथ साथ हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप रूल्स की बात करोगे, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई टाइम फ्रेम जो है वो पहले से कम हो गया है। जिस टाइम फ्रेम में आप फॉरेन पर्सन्स अप्लाई करते थे, यहाँ पर टाइम रेस्ट्रिक्शन है कुछ, वो डिक्रीज़ कर दिया गया है। साथ में जैसे मान लो कि कोई भी आप पेटेंट के लिए आप दाखिला कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई उस सिचुएशन में, आपको एक्ट करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो ऐसे करके ना कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, मतलब ओवरऑल ऐसा किया गया है कि इसको और ज़्यादा फेवरेबल बना दिया गया है। रिन्यूअल फीस में रिडक्शन कर दिया गया है। तो इसी तरीके से ना एक बार हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके ना हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन सब की भी बात करेंगे। एक मैं नया पेज बिल्कुल ब्लैंक सा ले लेता हूँ फटाफट से, जस्ट अ सेकेंड, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं अपन लोग। हाँ, अब यहाँ पर बात करते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। समझना इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। मान लो कि आपके नाम पर ना एक 10 करोड़ रुपए का बढ़िया सा एक आलीशान बंगला है, ठीक है। ये बंगलो आपका है, आपके नाम का है, तो आप क्या बोलोगे, भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है। चलो 10 करोड़ ज़्यादा हो गया, पचा नहीं पा रहे होगे, एक छोटी कार ले लेते हैं, क्या स्कूटी ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। उन सब पर आप क्या बोलते हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। वो सब कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको जो साक्षात रूप से आपके सामने दिख रहा है कि ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी और यहाँ पे पार्टी हो रही है, नहीं, वो वाला नहीं है। फिज़िकल प्रॉपर्टी आप समझ गए ना इस चीज़ को, कि फिज़िकल प्रॉपर्टी जिस तरीके से है। और आप एक चीज़ इसमें और समझो, जिस हिसाब से ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे आप मालिकाना हक जमाते हो, इसके लिए क्या होते हैं आपके पास, आपके मकान के पेपर्स होंगे क्या, बिल्कुल होते हैं। पूरे स्टैम्प पेपर बनते हैं उसके लिए, है ना। उसमें लिखा होता है कि भाई इसमें शर्मा जी जो हैं या फिर गुप्ता जी जो हैं या फिर जो भी आपका नाम होगा, रमेश, सुरेश, महेश, ये सबके पास क्या होगा, ये प्रॉपर्टी इनके नाम है। अगर आप लोग कार खरीदने जाते हो तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए भी आप लोग को प्रॉपर क्या मिलता है, एक कागज़ मिलता है कि भाई देखो इस पे ये इसके ओनर कौन है, ओनर है भाई रमेश जी, है ना। तो इस तरीके से सब पता चलता है। ये क्या है, एक तरीके से आपको ये अधिकार देने की बात कर रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी का अधिकार किसके पास है, ये रमेश के पास है या ये गुप्ता जी के पास है। तो अब क्या होगा कि ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए तो हम लोग को ऐसा लगता है कि इसमें क्या ही समझना है, ये तो बहुत ही ईजी है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब प्रॉपर्टी फिजिकल फॉर्म में ना हो, नॉन फिजिकल फॉर्म में हो। अब आप पूछोगे कि ये नॉन फिजिकल फॉर्म में कैसी प्रॉपर्टी बन सकती है हमारी, बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया। ये तो बिल्कुल बनाओ आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ लाइक क्रिएशन विथ इंटेलेक्चुअल सेंस, या फिर आप अपने कुछ आइडियाज़ या फिर आप बोल सकते हो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी इनोवेटिव चीज़ें आप कर रहे हो जो कि आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वैसा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर आप उसको बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने ना एक किताब लिख दी,
या फिर आपने कुछ नया इन्वेंट कर दिया, या फिर आपने कोई सॉन्ग बना दिया, कोई म्यूज़िक बना दिया, कोई आर्ट दे दिया, कोई पेंटिंग बना दी, या फिर आप कोई नई मशीन डेवलप कर गए, आपने कोई नया मेडिसिन बना दिया। ये सब क्या है, आपके ऊपर एक आपका दिमाग इस्तेमाल में आया कि नहीं? ऐसा तो नहीं था पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ भले ही, जैसे ये मशीन है, ये मशीन भले ही फिज़िकल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, लेकिन इसको बनाने में जो दिमाग लगा है ना, उसको आप लोग चाहो तो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार में राइट मांग सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर गाड़ी का कागज़, घर के कागजात, ये सारे आपको राइट प्रोड्यूस कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक कागज़ मिलता है और वो कागज़ कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सिंपल सा था ना। तो अब इसी को ना कैटेगराइज किया गया कि भाई आईपीआर जो है ना, वो अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग डिफाइन करके बता सकते हैं। चलो एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। सबसे पहला मान लो हम लोग बात करते हैं कॉपीराइट की। अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी कॉपीराइट वाली जोन पे लेना है तो उसका मतलब क्या होगा, इसको बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहले नंबर पर आप लिख सकते हैं लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क मतलब आप कुछ भी चीज़ बढ़िया से लिख दो। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ें लिख रहा हूँ, तो क्या मैं इस पे कॉपीराइट ले सकता हूँ? इस गंदी सी राइटिंग में मुझे मन तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ इनोवेटिव सा लिख दिया जो आज तक किसी ने कभी लिखा ही नहीं था, तो डेफिनेटली मैं उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली कॉपीराइट जो है ना, वो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत पूरा देखा जाता है, देख रेख रखी जाती है। इसमें लिटरेरी वर्क में जैसे कुछ भी लिख दो आप लोग। कोई ब्रोशर, आप लोग किसी कंपनी में जाते हो, देखते हो उसका ब्रोशर उठा के कि अरे वाह क्या क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो ब्रोशर, कोई भी बुक्स, कोई भी नॉवेल, इवन आपने मान लो कोई बढ़िया सी शानदार पोएम लिख दिया, इसके साथ साथ कोई भी सॉन्ग लिख दिया, मतलब सॉन्ग के लिरिक्स जो हैं उस पर कॉपीराइट मिलेगा। साथ ही साथ आपने कोई कंप्यूटर का बढ़िया सॉफ्टवेयर लिख दिया, मतलब कि कोई कोडिंग दे दी आपने, तो ये सब चीज़ों के कॉपीराइट होते हैं किसके अंदर में? लिटरेरी वर्क के अंदर में। सिमिलरली कुछ आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकते हैं, कलाकारी वाली। तो आर्टिस्टिक वर्क जैसे कि मान लो आपने कोई ड्राइंग बना दी, कोई पेंटिंग बना दिया, इवन 2D ही क्यों सोच रहे हो, 3D सोचो, कोई स्कल्पचर बना दिया आपने। इन सब चीज़ों पर आपको क्या मिल सकते हैं? आर्टिस्टिक वर्क के अंदर में कॉपीराइट मिल सकता है। तीसरे कंडीशंस में अब सिर्फ लिखना, ड्रॉ करना, ऐसा क्यों, थोड़े परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ भी चलते हैं। मतलब कि आपके अगर कोई ड्रामेटिक वर्क है जिसके कि आप परफॉर्म कर रहे हो, मान लो आपने कोई म्यूज़िक बना दिया, म्यूज़िक परफॉर्म करके बनाया ना, कोई डांस का स्टेप बना दिया, जैसे कि डांस का स्टेप कौन सा कह सकते हो, सलमान खान का दबंग वाले में अलग सा स्टेप था। तो अगर जो उसका डांस का वो स्टेप क्रिएटर है वो चाहता तो उस पर कॉपीराइट ले सकता, कोई और दूसरा डांस ही ना कर पाए उस चीज़ को, जो भी डांस करे बिना उसके परमिशन के ना करे, तो वो चाहे तो कॉपीराइट क्लेम कर सकता था उस पर। कोई म्यूज़िक है, जैसे मान लो आप लोग आईपीएल के म्यूज़िक देखते हो, आईपीएल की म्यूज़िक कहीं पर भी आ जाए तो समझ में आता है क्रिकेट चल रहा है, तो वो भी क्या है, अपने आप में यूनिक है, वो भी कॉपीराइट हो सकता है। तो इसी तरीके से इवन आपका जो स्टेज ड्रामा हो सकता है, कोई सीन, कोई मूवी, ये सब किस पे होंगी? कॉपीराइट पर चलेंगी। इस तरीके से दूसरा हम लोग बात करते हैं पेटेंट का। पेटेंट क्या कह रहा है? पेटेंट मतलब कोई भी आपका इन्वेंशन है ना, कोई भी नया इन्वेंशन जो आज तक इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उस इन्वेंशन पर आप अपना पेटेंट ले सकते हैं। ये होता है पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत, और इसको बाद में 2005 में इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। तो अब पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत आप लोग देख सकते हो। तो इसमें कोई भी नई मशीन, कोई मेडिकल प्रोसीजर, कुछ भी बना दो इसमें, है ना, कुछ भी नया कर दो बस, न्यू मशीन्स, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन ही क्यों ना हो नया, उन सब का कुछ भी आविष्कार किया आपने तो वो पेटेंट हो जाएगा। जनरली ये 20 साल के लिए मिलता है ना। और आप जो कॉपीराइट की बात कर रहे थे, इसमें आप बोल सकते हो ना कि लाइफ टाइम मिलता है, जब तक ऑथर जिंदा है, नहीं भी जिंदा है तो उसके बाद ही 50-60 साल तक मिल जाता है। कॉपीराइट ना ऐसा मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हर बार ऐसा क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है। अगर रजिस्टर्ड हो तो उस पर आपको ना ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिल जाता है। बाद में भी ऐसा कर सकते हैं, जब आप ओरिजिनल क्रिएटर हैं, किसी ने यूज़ किया, बाद में कभी आप क्लेम कर दो, वो भी चलेगा। बट पेटेंट के लिए ऐसा नहीं है। पेटेंट आप तभी क्लेम कर सकते हो जब तक कि आपका पेटेंट के अंदर पूरा प्रॉपर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर में आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर पूरा ऐसा राइट ना मिला हो आईपीआर का, तब तक ये पेटेंट आपका पेटेंट ऑथोराइज्ड नहीं कहलाएगा। तीसरे नंबर पर ट्रेडमार्क देख सकते हो आप लोग।
ट्रेडमार्क का क्या मतलब है? नॉर्मली मान लो आपने कोई कंपनी बनाई, कंपनी में आपने अपनी कंपनी को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सिंबल बनाया कि मैं आज एक सिंबल बनाता हूँ, ये सितारा, और इसके ऊपर लगेगा एक चांद। ये जो मेरा लोगो है ना, ये आज से बनाएगा राजू बिस्किट, और ये मेरी पहचान बनेगी। अब कोई भी चांद सितारा के सिंबल के साथ राजू बिस्किट के नाम से कोई भी बिस्किट बना सकता है। हो सकता है आपके राजू बिस्किट बहुत फेमस हो जाए यार, वर्ल्ड में अंग्रेज खा रहे हैं, मज़ा ही आ जा रहा है उनको राजू बिस्किट खा के, तो कोई भी कुछ चोरी कर लेगा ना इसको, तो कोई भी राजू बिस्किट के नाम से बनाने लगेगा। तो इसके लिए बोला नहीं यार, राजू बिस्किट को ना हम रजिस्टर कर देते हैं आईपीआर के अंदर में, और इसके लिए भी हमने तो दिमाग लगाया ना, चांद सितारा किसी ने तो बनाया होगा, राजू बिस्किट नाम सोचा होगा, तो दिमाग तो लगा है। तो इसीलिए राजू बिस्किट को हम लोग ट्रेडमार्क के अंदर में डाल देंगे। ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर में मिलेगा आपको, और एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तभी ये आपका ट्रेडमार्क कहलाएगा। और जैसे ही ट्रेडमार्क होगा, आजू बाजू में कोई भी अगर पैकेज्ड आइटम होगा तो देखना उस पर ऐसे टी लिखा होगा, या सॉरी टी नहीं लिखा होगा, आर लिखा होगा रजिस्टर्ड, या फिर TM लिखा होगा ट्रेडमार्क। गोले के अंदर देख लेना, अगल बगल देखो घुमा के, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो मतलब कि उनका ये जो नाम है ना कंपनी का, वो रजिस्टर्ड है, वो ट्रेडमार्क्ड है। इसके बाद चौथे नंबर पर आप लोग GI को बोल सकते हो। GI क्या है? समझ लो किसी भी गुड्स, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिले, मतलब कि उसका अपना एक जोग्राफिकल बाउंड्री हो, उसका ओरिजिन वहीं से हुआ हो, वहीं के लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर उस फैमिली का कोई पर्सन है जो कि उस प्रोडक्ट को सिर्फ बना रहा है, पूरे दुनिया में सिर्फ वही बनाता है, या फिर उस एरिया में सिर्फ वही चलता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उस पर आप GI ले सकते हो। इसके लिए टोटली आप ऐसा बोल सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बताता हूँ आपको, कश्मीर में पश्मीना शॉल्स मिलते हैं, तो कश्मीर का जो पश्मीना है उसको GI मिला है। मध्य प्रदेश में आपको एक बढ़िया कड़कनाथ मुर्गा मिलेगा। इवन आप मैसूर के सिल्क की बात कर सकते हो, बासमती राइस की बात कर सकते हो, दार्जिलिंग टी की बात कर सकते हो, सारे किस में आएंगे? GI टैग्स में आएंगे। फिर इसके बाद एक 5वें नंबर पर आप पढ़ना प्लांट वेराइटी। प्लांट वेराइटी क्या है? ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन है उन प्लांट वेराइटीज़ के लिए जो कि कोई फार्मर ने या फिर किसी ब्रीडर ने अलग से इसको पैदा किया, बिल्कुल नया। जैसे कि कोई भी हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स हो सकती हैं, है ना, ये इसने बनाया अलग से। कोई फ्रूट्स, कोई वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे जो भी होंगे ये क्या कहलाएंगे? प्लांट वेराइटी, इनके अलग से। इसमें एक प्रॉपर पूरा एक्ट है, इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, PPVFRA। ये 2001 का एक्ट है, और इसके अंतर्गत आपको प्लांट वेराइटी में IPR मिलता है। 6वें नंबर पर आप बोल सकते हैं डिज़ाइन एक्ट, या फिर डिज़ाइंस के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस बोलते हैं इसको। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस का क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस का मतलब ये हो गया कि मान लो कि आपने कोको कोला की बोतल बनाई। अब कोको कोला की बोतल जो है बढ़िया से सुंदर इसी शेप की क्यों है? इसमें तो दिमाग लगा हुआ ना किसी का कि नहीं मुझे इसी शेप का बनाना है। तो ये बॉटल की डिज़ाइनिंग्स जो है ना, ऐसे डिज़ाइंस को आप लोग IPR के अंदर में डाल सकते हैं। किसमें? इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के अंदर में। ये आएगा आपका डिज़ाइन एक्ट 2000। ठीक, इसके लिए वैसे तो देखो रजिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर कोई भी यूज़ कर लेगा भाई। इनिशियल लेवल पर ये 10 साल के लिए आपको मिलता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पर IPR, और 5 साल के लिए आप कुछ रिन्यू भी करा सकते हैं। सिमिलरली जो हम प्लांट वैरायटी की बात कर रहे थे, इसमें 15 साल के लिए आपको उस प्लांट वैरायटी का सोल प्रोडक्शन मिलेगा। और अगर गलती से आपने मान लो इसमें वाइन प्रोड्यूस करने पर आ गए आप, है ना, वाइन भी तो प्लांट वैरायटी के अंदर ही आ रहा है, तो इसके लिए प्लांट वैरायटी में 18 साल का आपको IPR मिलता है। लास्ट में एक 7वें नंबर पर आता है आपका सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड चिप्स। इनका लेआउट हो गया, इंटीग्रेटेड चिप्स हो गया, ये सब पर भी आपको IPR मिलता है। क्यों भाई? एप्पल के अंदर में जो मान लो एप्पल के लैपटॉप के अंदर में जो मदरबोर्ड लग रहा है वो अलग तरीके से डिफाइन होगा। आप लेनोवो का कोई लैपटॉप लेके आओगे, उसके मदरबोर्ड में कंपोनेंट हो सकता है सिमिलर लगा हो, लेकिन अलग तरीके से होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या मिलेगा? IPR मिल सकता है भाई। और ये कब तक? 10 साल के लिए मिलता है। ठीक है। अब कोई बिल्कुल ही नई मशीन बना दी, जैसे कि एप्पल ने अभी M2 चिप बना दिया। M2 चिप बनाया तो ये प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा है, ये मशीन हो गया, इसका आप पेटेंट ले लो तुरंत के तुरंत। कोई और M2 चिप नहीं बना पाएगा भाई,
है ना, M1 चिप, M2 चिप, ये सारी चीज़ें क्या है बिल्कुल डिफरेंट हो गई। और सिमिलरली अगर आपने कोई ऐसा मदरबोर्ड या फिर कुछ भी इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर कोई भी सेमीकंडक्टर टाइप का कुछ नया चीज़ बनाया तो वो आपके किस में आ जाएगा, सेमीकंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000 इसमें मिल जाता है वो। तो ये 6-7 तरीके के हैं, थोड़ा मैंने गंदे तरीके से लिखा है बट आप इसके अच्छे से नोट्स बना सकते हो, है ना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और इनफैक्ट जो अभी डेटा आया है ना अपने पास वो भी काफ़ी अच्छा है। और इंडिया इनफैक्ट जो हम लोग बोल रहे थे कि विकसित भारत संकल्प के अंदर में हम लोग को काफ़ी चीज़ें अचीव करनी है, तो काफ़ी अच्छे से अचीव भी कर रहे हैं हम लोग। इवन आज के डेट में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग के हर दिन कम से कम ऐसे 250 पेटेंट होते हैं, हर दिन की बात हो रही है। और ये कब की बात हो रही है, ईयर 2023-24। अभी ये सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। आज तक में अगर टोटल देखा जाए या फिर आप सिंपली समझो कि हाँ, आज तक में अगर देखा जाए ना तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 573 जीआई रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी इंडिया में। और इसके बाद केवल और केवल इस साल में देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आते आते लगभग 160 जीआई ऑलरेडी रजिस्टर्ड मिलेंगे आपको। सिमिलरली कॉपीराइट की बात कर लो, कॉपीराइट में इस साल 36,000 से भी ज़्यादा कॉपीराइट्स मिली हैं लोगों को, 36,000 प्लस। और डिज़ाइंस की बात करो तो ये जो डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन हमने दिया ना डिज़ाइन एक्ट 2000 के अंदर में, ये 27,000 से भी ज़्यादा डिज़ाइंस को हम लोगों ने डिज़ाइन एक्ट 2000 के अंदर में आईपीआर दिया है। तो आप समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो, 2019 में ये क्वेश्चन आता है कि भाई इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को जो कि सीड बनाने का काम करता है उसको इंडिया में पेटेंट का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, पेटेंट की डिफिनीशन याद होनी चाहिए आपको इसके लिए। दूसरा कि अपने यहाँ पर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड है ही नहीं, ऐसा तो गलत है भाई, बिल्कुल है। बहुत सारे हम लोगों ने कमिटीज़ और ऐसे एपेलेट बोर्ड्स बना रखे हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि प्लांट वेराइटीज़ पेटेंट कराने के लिए इंडिया में एलिजिबल नहीं होती हैं। ठीक है, अब सोच लो आप, पेटेंट का मतलब क्या है, कोई नया इनोवेशन। और कोई भी प्लांट है तो उसके लिए क्या होगा, अपना प्लांट वैरायटी होगा या फिर पेटेंट होगा, प्लांट वैरायटी के अंदर में आएगा, है ना। उसके अंदर में हम लोग PPVFRA एक्ट 2000 के अंदर में IPR दे देंगे, उसके लिए पेटेंट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहला जो दूसरा स्टेटमेंट है तो फॉर श्योर गलत है कि नहीं, तो ये तो गलत हो गया। वैसे भी अगर आपको ये नहीं भी पता है तो अगर आपने 2 एलिमिनेट कर दिया पहले लेवल पर तो आपको ये पता चल गया कि भाई या तो 1 और 3 होगा या फिर 3 होगा। लेकिन देखो एक बार तो तीसरे स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया में किसी भी प्लांट वैरायटी को पेटेंट कराने के लिए एलिजिबिलिटी ही नहीं मिलती है। इन 2 स्टेटमेंट से ये तो क्लियर होगा कि भैया तीसरा स्टेटमेंट तो पक्का से सही होगा हमारा। पहला स्टेटमेंट देख रहे हो जस्ट इसका उल्टा है, वो बोल रहा है कि किसी भी सीड को हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे कि हम लोग सीड बनाया है उसको हम लोग पेटेंट करा सकते हैं। अरे जब प्लांट वैरायटी को एलिजिबिलिटी नहीं दी है तो इसको कैसे करा पाओगे, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट नहीं हो गए। तो डेफिनेटली 1 तो नहीं सही होगा, अगर 3 सही है फॉर श्योर तो वैसे भी आपको यही आंसर लगा के आना था। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया करो यार। अगला आर्टिकल हमारा न्यूक्लियर वेस्ट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने कलपक्कम में एक अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो प्रोटोटाइप था उसको हरी झंडी दिखाई थी। अब फिलहाल वही है कि जो हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्लांट वो अब आगे निकल गया है ना। अब उस पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ऑपरेशनलाइज कर दिया है, लेकिन अभी प्रोटोटाइप ही है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करते थे। सेकेंड स्टेज में हम लोग किसका बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का। और तीसरे स्टेज में हम लोग एडवांस्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करेंगे। यही 3 स्टेज का हमारा प्रॉपर पूरा का पूरा प्लान है जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी ने इसको बनाया था, है ना। तो 3 स्टेज प्लांट है। और इसको इतना तामझाम हमने किया क्यों, क्योंकि हमारे कंट्री में जितने भी यूरेनियम और थोरियम मिल रहे थे हम चाहते थे कि इन्हीं को एज ए फ्यूल यूटिलाइज करें। तो हमें मिल रहा था यूरेनियम 238। तो हमने क्या किया, हमें ये पता था कि यूरेनियम 238 जो है वो फिजनेबल नहीं है, मतलब इसको डायरेक्ट फिजन रिएक्शन में चेन रिएक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, और थोरियम को हम लोग डायरेक्टली यूज़ ही ना कर पाते थे। तो इसीलिए हम लोग को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि ग्रेजुअली ये स्टेज 1, ये स्टेज 2 और ये स्टेज 3
ग्रेजुअली हम लोग स्टेज 3 में प्रॉपर थोरियम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि केरला के इधर पूरे कोस्टल एरियाज़ में मोनाजाइट सैंड जो मिलता है उसमें भर भर के थोरियम मिल रहा है। और अब हम लोगों ने तो यूरेनियम 238 के भी कई सारे अच्छे रिसोर्सेस हाल फिलहाल में ही फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी फरवरी मंथ में ही एक नया रिसोर्स मिला है। तो अब यूरेनियम 238 भी हमारे पास। तो हम लोगों ने सबसे पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में बोला कि यार यूरेनियम 238 फिजनेबल नहीं है, तो क्या इसका फिजनेबल पार्ट कौन सा आइसोटोप है? यूरेनियम 235। हम लोगों ने बोला चलो थोड़ा सा यूरेनियम 235 डाल दो, लेकिन इसके साथ साथ यूरेनियम 238 भी डाल दो। इससे क्या होगा कि जो हमारा इस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा एक फिसाइल मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनियम। प्लूटोनियम 239 ये निकलेगा। ये फिसाइल मटेरियल है और इसी फिसाइल मटेरियल को हम लोग अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज़ कर लेंगे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूटोनियम और यूरेनियम का अगेन ऑक्साइड बनाओ, यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239, इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डालो। और इसमें हम लोगों ने ना बहुत हल्का सा थोरियम भी इस्तेमाल किया है। थोरियम को हम लोग बोल रहे हैं कि भाई उसका ना एक ब्लैंकेट मटेरियल जैसा इस्तेमाल करो बस, ज़्यादा इसमें थोरियम की खपत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो इसका आउटपुट निकल रहा है वो क्या निकलेगा? वो निकल रहा है यूरेनियम 233। और यूरेनियम 233 अपने आप में फिजनेबल है, इसीलिए इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोल रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें आप फ्यूल डाल रहे हो उतना ही या उससे भी ज़्यादा आपको ये जो आउटपुट में वेस्ट निकल रहा है ना वो भी फिजनेबल है, वो भी एज ए फ्यूल इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक ऐसा चेन है ना जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम क्या थी कि हमें यूरेनियम 235 के ऑक्साइड्स भी चाहिए होते थे, वो तो मिल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अब हम लोग थर्ड स्टेज पर गए। थर्ड स्टेज पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियस सी बात है यूरेनियम 233 और थोरियम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, थोरियम 232। जब ये दोनों भी इस्तेमाल में आ जाएगा तो हमारा एडवांस्ड फास्ट ब्रीडर नहीं, इसको आप बोल सकते हो एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर AHWR। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे और इसका भी आउटपुट क्या निकलेगा? यूरेनियम 233। इस तरीके से इसको बना रहे हैं। तो ये पूरा चेन रिएक्शन बनता जाएगा। हम लोगों ने अपना न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ही कम कर दिया है, ठीक है। लेकिन बाकी के देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उनका न्यूक्लियर वेस्ट बहुत निकल रहा है। अगर आप यहाँ पर डेटा देखोगे तो ये देखो ज़रा, कहाँ गया भैया डेटा? हाँ, यूएस के पास टोटल ऐसे 69,680 टन्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट है। सिमिलरली कनाडा के पास में 54,000 टन, और ये तो 2015 तक की बात हो रही है। अब तक पता नहीं कितना और टन इन्होंने बढ़ा दिया होगा। सिमिलरली रशिया में 21,000 के आसपास है 2014 में। तो बहुत वेस्ट है। इन सबको हैंडल करना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि कम ही सही लेकिन रेडियो एक्टिव तो ये सब भी है ना। और इनका फर्दर फिजनेबल ना होने की वजह से इनको हम लोग ऐसे कुछ भी न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन में या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे कि मान लो यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 जब एक बार न्यूक्लियर रिएक्शन होगा ना, इस पर एक न्यूट्रॉन जा टकराएगा तो ये निकालेगा इन द रिजल्ट 3 न्यूट्रॉन्स और साथ में बैरियम और क्रिप्टॉन, छोटे छोटे एटम्स। ना बैरियम फिजनेबल है ना क्रिप्टॉन फिजनेबल है। क्या करें बैरियम का, क्या करें क्रिप्टॉन का? तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने कुछ तरीका अपनाया। कैसे कर सकते हैं? एक तो है स्पेंट फ्यूल स्टोरेज। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ऐसे बड़े बड़े कास्क बनाते हैं, कास्क, इनको कास्क बोलते हैं। ये ड्राई कास्क हैं सारे के सारे। इंसानों के साथ में देख लो कितने बड़े बड़े, और ये तो मैंने बहुत छोटा प्लांट दिखाया है। ऐसे तो पूरा पता चल रहा है कि 500 मीटर में ये पूरा ऐसे फैला दिया इन लोगों ने, उसको न्यूक्लियर वेस्ट को पूरा इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट कर देते हैं इनको। पहले हो सकता है पानी में बहुत अंदर डाल दिया जाए, वहाँ पर जब थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाए तो इनको ऊपर ला के स्टोर किया जाए। दूसरा ऐसा लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट, कि इनसे जितने भी लिक्विड वगैरह निकल रहे हैं उनको एक बार प्रॉपर ट्रीट करते हैं और फिर उसको इन्वायरमेंट में वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उनकी भी रेडियो एक्टिविटी होती है। एक विट्रिफिकेशन होता है। विट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। मतलब किसी को भी हम लोग ग्लास में अगर कन्वर्ट करते हैं तो द प्रोसेस विल बी नोन एज विट्रिफिकेशन। तो उसमें वही होता है कि जितने भी ऐसे लिक्विड वेस्ट होते हैं उनको हम लोग विट्रीफाई करके ऐसा शेप दे देते हैं और फिर इनको स्टोर करने की बात करते हैं। थोड़ा स्पेस कम लेते हैं ये लोग, लेकिन प्रॉब्लम तो है ही यार, इनका करेंगे क्या? तो इसीलिए हम लोग को भी, मतलब इवन पूरे वर्ल्ड में ना, जैसा हम लोगों ने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप किया है ना, जिसमें कि न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ही कम निकलता है, वैसा ही कुछ बाकी लोग को भी डेवलप करना चाहिए। और क्या,
फिर हमारा अगला आर्टिकल जो है वो है स्वार्म ड्रोन से रिलेटेड। स्वार्म ड्रोन क्या कह रहे हैं भाई? देखो, यूजुअली स्वार्म्स आप लोगों ने हमेशा देखा ही होगा, जैसा मैंने इस वीडियो के शुरुआत में भी बताया था। तो स्वार्म का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। इनके पास ये शक्ति होती है ना कि ये, इनका ना कोई लीडर नहीं है इसमें से। अगर ये 100 ड्रोन आपस में उड़ रहे हैं तो ये 100 ड्रोन में ऐसा नहीं होगा कोई एक लीडर होगा जो कि बाकी सारे 99 ड्रोन्स को कमांड देगा, उसके हिसाब से ये सब काम करेंगे, नहीं। और फिलहाल जिस स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं ना, ये अपने रास्ते में आने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनसे कैसे निपटना है सब बता सकते हैं। तो ये ना काफ़ी खतरनाक वे में इसको डेवलप किया जा सकता है। मतलब केवल लाइट शोज़ के लिए नहीं, बल्कि एक ईरान की कंपनी है, उसका नाम है शाहेद एविएशन इंडस्ट्री रिसर्च सेंटर। उन्होंने क्या किया, शाहेद मॉडल का एक ड्रोन निकाला और उससे 3 यूएस सर्विस मेंबर को उड़ा दिया, मतलब गोली मार दी उनको। तो इसी तरीके से क्या हो सकता है ना, स्वार्म ड्रोन्स आगे चल के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंतर्गत भी शामिल हो सकते हैं, है ना। और इसीलिए इसके लिए प्रॉपर लॉज रूल्स रेगुलेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इनमें क्या होता है कि मल्टीपल ड्रोन्स तो हैं ही हैं, लेकिन इनका अपना सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर होता है। मतलब इनको कहीं बाहर से कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेंट्रल कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि ये सब लोग कलेक्टिवली किसी एक जगह से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सबके पास इंडिविजुअल ऑपरेट करने का पूरा चांस होता है, और साथ में ये सब आपस में अपने आप ही कोऑर्डिनेट भी करते हैं। तो इसीलिए इनको बोलते हैं स्वार्म ड्रोन्स, है ना। ह्यूमन इंटरवेंशन की कभी कभी ज़रूरत नहीं भी पड़ती है तो भी चलेगा। तो इसके खिलाफ अब अगर हम लोग कोई टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर एक स्वार्म कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन है। इसमें वही है कि हम लोग कम्युनिकेशन को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि इसमें या तो डायरेक्टली या तो किसी सेंट्रल सिस्टम के थ्रू सारे के सारे ड्रोन्स आपस में कनेक्टेड मिलते हैं, और ये आपस में डिसीजन मेकिंग पावर भी रखते हैं। इनके सेंसिंग की, इनके परसेप्शन की अच्छी खासी समझ होती है। इनके अंदर बहुत सारे कैमरास लगा सकते हैं, बहुत सारे सेंसर्स लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो कैमरास है, लिडार टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, जीपीएस तो ऑलरेडी लगा ही होता है जिससे कि वो किसी भी पाथ को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए काफ़ी ना खतरनाक से हैं बिल्कुल ये। और स्वार्म फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन वो तो आप लोगों ने समझ लिया कि जैसे अभी हम लोग ग्लोब वगैरह बना रहे थे ना, मैप बना रहे थे, तो वैसे ही ये लोग भी आपस में कोऑर्डिनेट करके कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मेशंस बनाते हैं और उससे फिर एक्ट करते हैं। ड्रोन्स भी यूपीएससी का अच्छा टॉपिक है। वो क्वेश्चन इससे भी पूछा गया था 2020 में कि ड्रोन का क्या एप्लीकेशन पॉसिबल हो सकता है। मतलब मेरा ये कहना है कि ड्रोन का यार कुछ भी एप्लीकेशन हो सकता है। ड्रोन को जैसे अभी तक हम लोगों ने इस पर गन ही लगाया है, इस पर मिसाइल लगा देंगे ना, ये वॉरहेड लेके भी जा सकता है कि नहीं। मतलब ड्रोन से ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसको कि आप ड्रोन से ना करा सको। तो एग्जामिनर के लिए सोचना कि ड्रोन क्या नहीं करता है, ये बहुत ही मुश्किल की बात होगी। तो क्या क्रॉप फील्ड पर ड्रोन के साथ में पेस्टिसाइड स्प्रे करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, क्या दिक्कत है। क्या एक्टिव वॉल्केनोज और क्रेटर्स जो भी होते हैं उनको इंस्पेक्ट करा सकते हैं? लगा देते हैं रिमोट सेंसिंग कैमराज इनमें, लगाएंगे, वो भी करेंगे। क्या ये ब्रेथ सैंपल्स, स्पाउटिंग वेल्स जो होते हैं उनके डीएनए एनालिसिस के लिए कलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या नहीं है जो ड्रोन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इससे पूछ रहे क्या क्या कर सकता है, भाई सब कर सकता है। इसके अलावा 4-5 और ऑप्शन देते मैं उसमें भी ऑल ऑफ द अबव भी लगा के आता। तो वैसे आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लिया करो। आज का हमारा अगला आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल है, मम्स आउटब्रेक। केरला में जिस हिसाब से मम्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आना चाहिए। नॉर्मल वायरल जैसा होता है ना, वायरल प्रॉब्लम है ये। इसमें ये पैरामिक्सो वायरस करके है इसका जो वायरस का नाम है। नॉर्मली जैसे किसी भी वायरल जब भी आपको होते हैं तो क्या क्या होता है भाई, आपको फीवर होता है, बॉडी एक होता है। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर भी डेवलप होते हैं। लगभग ये 14 दिन तक आपको अफेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। इसमें जो आपके सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ये सबसे ज़्यादा ना इसको अफेक्ट करता है। और सबसे विजिबिलिटी तभी आती है, यहाँ पर देखना आप, कान के नीचे ये वाला हिस्सा, ये सोलन हो जाता है बिल्कुल, और पेनफुल होता है। आपके जॉज में ना बहुत पेन हो जाएगा। कोई भी सॉलिड फूड निगलने में बहुत दर्द होता है। बच्चों को ज़्यादातर करके होता है, लेकिन हाँ एडोलेसेंट बॉयज़ और एडोलेसेंट गर्ल्स के बीच में भी होता है। एयरबॉर्न है, आपने छींक दिया, खांस दिया और आपके सैलिवा
किसी दूसरे तक पहुंच गई या फिर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में किसी के पास पहुंची तो उसको भी मम्स हो जाएगा। और इसीलिए ये आउटब्रेक देखने को भी मिल रहा है केरला में। जैसा मैं बता रहा था कि अगर एडोलेसेंट बॉय है या एडोलेसेंट गर्ल है, इन लोगों के साथ ना कुछ और भी प्रॉब्लम्स एसोसिएट हो सकती है। जैसे कि ये लोग, हो सकता है कि जो एडल्ट बॉय हैं वो अपने टेस्टिकल्स में इन्फ्लेमेशन देखें, स्वेलिंग देखें, वो वहाँ पर भी दर्द हो सकता है। सिमिलरली एडोलेसेंट गर्ल जो हैं वो अपने ब्रेस्ट रीजन में या फिर ओवरीज के रीजन में भी ऐसे ही स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन या पेन महसूस करती हैं। तो ये सब भी हो सकता है। इनफैक्ट ये कभी कभी और भी हैवी शेप लेता है, मतलब और भयानक दृश्य लेता है। और इसी तरीके से ये जो भी हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इनके कवरिंग मेम्ब्रेन्स को भी इन्फ्लेमेट कर देते हैं, स्वेलअप करा देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो कभी कभी मेनिंजाइटिस की भी प्रॉब्लम आती है। सबसे खतरनाक कौन सी होती है? जब ये ना ब्रेन में घुसते हैं, और ब्रेन में समझ लो आप, जब इन्फ्लेमेशन होता है तो अलग लेवल का पेन होता है। इसको बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। फिर ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, बट इनफैक्ट मम्स को हम लोग बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। मम्स के लिए आपको भी पता है, एक वैक्सीनेशन आता है MMR। कौन सी होती है ये? कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं इसमें? मम्स है, एक मीजल्स है और एक रूबेला है। इन सब के लिए 2 डोज लगता है हम लोग को हमेशा। किसी भी इंसान को 2 डोज अगर मिल जाए, पहला 12 से 15 महीने का जब है बच्चा तो उस टाइम पर पहला डोज, और जब 4 से 6 साल का हुआ तो उसको दूसरा डोज दे दो। उन केसेस में ये आपको आराम से क्लियर कर देगा, है ना, मम्स नहीं होंगे आपको। लेकिन अगर गलती से भी आपको बचपन में कभी भी एक बार मम्स हो गया तो इसके अगेंस्ट जो आपका MMR वैक्सीन है ना, ये आपको इस तरीके से प्रिपेयर कर देता है कि अब फ्यूचर में दोबारा कभी आपको मम्स नहीं होगा फिर, ठीक है, क्योंकि उसके खिलाफ तुरंत ही हमारा एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार अगर हो रखा है तो मम्स दोबारा नहीं होगा, मतलब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसके लिए आप ये भी समझ सकते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी हैं ना कि जो ईयर है, ईयर के अंदर भी पेन स्टार्ट हो जा रहा है। जो इसके अंदर कॉक्लिया है, जहाँ से सारा सुनने की क्षमता आती है ना, वहाँ से परमानेंट डेफनेस तो नहीं आती है कभी, बहुत बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में हो सकता है कभी हो, लेकिन एक कान या दोनों कानों में आपको सुनना कम हो सकता है, पेन ज़्यादा बढ़ सकता है। ये भी एक मम्स का ही सिंबल है, सिम्टम बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली भाई, ठीक है। हम लोग सास वाला क्वेश्चन देख रहे थे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है IaaS, एक होता है PaaS और एक होता है SaaS। ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब एक बड़ी कंपनी होती है ना, तो उसको लगता है यार कि हम कितना काम डेलीगेट कर सकते हैं जिससे कि मज़ा आ जाए, आसानी हो जाए काम करने में। तो सबसे बड़े लेवल ऑफ जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनको लगता है कि जो मान लो, या फिर जो ना थोड़े बिल्कुल कोर कंपनीज़ हैं, IT सेक्टर कंपनी हैं, जो चाहते हैं कि नहीं हम अपना सारा काम खुद ही कर लेंगे यार, हम खुद ही बना लेंगे, हमें ऐसे सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा मोटा काम चाहिए मेरे को। जैसे कि मुझे ना स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, मेरे पास इतनी स्टोरेज नहीं है, ये स्टोरेज ले लूँगा मैं, सीधे एक बिल्डिंग हायर कर लूँगा, उसके अंदर में जो भी बिल्डिंग के अंदर में मुझे ऐसे स्टोरेज फैसिलिटीज़ दे रहा होगा, उसमें बड़े बड़े ड्राइव्स लगे होंगे जो कि मेरे सारे फाइल्स वगैरह स्टोर करेंगे, मैं वो स्टोरेज फैसिलिटी ले लूँगा। मतलब क्या है कि मैं पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूटिलाइज़ कर लूँगा किसी और से। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं भाई, वो मेरा कंप्यूटर होगा, मेरा सॉफ्टवेयर होगा, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मेरे डेटा होंगे, मेरे एप्लीकेशन होंगे, सब कुछ हम खुद बनाएंगे। तो दिस विल बी नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फिर लोगों को लगा कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को ना थोड़ा सा और डेलीगेट करते हैं, अपने ऊपर थोड़ा कम लोड लेके चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार देखो ना, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस दे सकते हो। जैसे कि हमारे पास ना अपना खुद का हमारे पास ना अपना खुद का लैपटॉप तो है, लेकिन अब इसमें आप ना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप एज ए सर्विस दे दोगे ना, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा भाई। ये क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स बना लेंगे, हम अपने डेटा भी लेते आएंगे, सब कुछ हम कर लेंगे। लेकिन आप ना हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो जहाँ पर हम ये सारे काम बहुत ईजिली कर सकें। इनफैक्ट इसके साथ साथ इसमें वो सारी चीज़ें भी रहती हैं जो IaaS में रही हैं, है ना। IaaS वाला तो मिलता ही है पास के अंदर में, पास में कुछ और चीज़ें जो ऐड होती हैं वो ये कि प्लेटफॉर्म भी ले लेते हैं, ठीक है। सास में क्या होता है? सास में होता है कि
भाई एक काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका, प्लेटफॉर्म भी आपका, और इवन सॉफ्टवेयर भी आपका। हम बस आएंगे यहाँ, काम करेंगे और चले जाएंगे। मतलब हम क्या करके आएंगे, हम बस अपना मोबाइल फ़ोन लेके आएंगे, हम ऐसा कोई भी एक डिवाइस लेके आएंगे जो इंटरनेट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, और उसके तरफ से हम लोग अपना काम करके चले जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता नहीं होगा, CRM होता है एक, यहाँ PW के अंदर भी CRM यूज़ होता है। जैसे कि मान लो आप लोगों ने कॉल किया, मान लो कि कॉल करने के बाद जो भी पर्सन है, मान लो जो भी यहाँ पर मेंटोर है या काउंसलिंग टीम के लोग हैं, उन्होंने फ़ोन उठाया ना, तो आपका पूरा रजिस्ट्री मेंटेन हो जाता है कि इस फला नंबर से कॉल आया था, इस तारीख को ये बातचीत हुई थी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सारा डेटा उसमें इनपुट कर रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, और इनफैक्ट वो कई सारा डेटा तो खुद ही बना के दे रहा है हम लोग को। हमें कुछ करना नहीं है। हम जब भी CRM ओपन करके देखेंगे शाम में, तो हमें पता चलेगा अच्छा आज हमारे पास 600 700 800 ऐसी कॉल्स आई। 700 कॉल्स में से मेजॉरिटी ऑफ द कॉल्स इस चीज़ के लिए हैं। ये सारे डेटा ना खुद ही दे देगा वो। तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। हम इसको चाहें तो अपने लैपटॉप में भी ओपन कर लें, हम चाहें तो उसको अपने मोबाइल फ़ोन में भी ओपन कर लें। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब आप जैसे कोई भी एप्लीकेशन, इसके 2-3 कंडीशंस हैं। इसका आपका मंथली सब्सक्रिप्शन भैया देना पड़ेगा आपको, है ना, और आप किसी भी इंटरनेट गैजेट डिवाइसेस पर इसको देख सकते होगे। तो ये सब कंडीशन, जैसे मान लो नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स क्या है, नेटफ्लिक्स भी तो देख रहे हो आप लोग, या कोई भी एप्लीकेशन देख लो, वो नेटफ्लिक्स क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। PaaS में अपना प्लेटफॉर्म जब वो खुद दे रहे हैं, मान लो कि जब आप गूगल का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ ना करके पूरा गूगल का एक कंपोनेंट यूज़ कर, गूगल ऑफिस यूज़ कर ले रहे हो आप, जिसके अंदर ना सब कुछ है, उसका ड्राइव भी आप यूज़ कर ले रहे हो, उसका वन नोट भी यूज़ कर ले रहे हो, उसका स्लाइड्स भी यूज़ कर ले रहे हो, उसका डॉक भी यूज़ कर ले रहे हो, उसका शीट भी यूज़ कर ले रहे हो। ये सब क्या कहलाएगा, ये सब छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स थे पहले। लेकिन मैंने क्या किया, गूगल से उसका पूरा प्लेटफॉर्म ही ले लिया कि भैया ये सब जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे, तुम पूरा प्लेटफॉर्म ही हमें दे दो। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। कोई बड़ी कंपनी होगी, जैसे मान लो अमेज़ॉन है, तो अमेज़ॉन से हमने क्या किया कि भाई काम करो, आप ना अपना पूरा हार्ड ड्राइव स्टोरेज वाला जो पूरा एक बिल्डिंग है वो हमें दे दो एज ए सर्विस। तो इस तरीके से, तो यही है अपना IaaS PaaS SaaS। सास में आप देख लो, CRM का एग्जांपल है। इवन आपकी जो ईमेल मार्केटिंग होती है, या फिर जैसे आप लोग देखते नहीं कि बहुत बार किसी भी वेबसाइट को, इवन PW ओनली एस को जब आप ओपन करोगे तो तुरंत एक पॉपअप आता है कि डू यू वांट एनी हेल्प, लाइव चैट कर लो यहाँ पर, या फिर हेल्प डेस्क में अपना नंबर दे दो, हम तुरंत ही आपको कॉल बैक कर लेंगे। ये सब छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसे सर्विस इस्तेमाल कर सकते हो। ये सास है। तो अब क्वेश्चन देख लो क्या है, बहुत ही सिंपल सा था कि सास बायर्स जो होते हैं वो आपके लिए अपना इंटरफेस कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं, और उसमें डेटा फील्ड्स कैसे इनपुट देना है, क्या करना है, वो सब चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। सास यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। बिल्कुल, मैंने बताया कि बस आप अपना डिवाइस ले आओ जिसमें इंटरनेट चल रहा हो, वो मोबाइल हो, इवन एप्पल वॉच जिसमें इंटरनेट चल रहा है। हो सकता है कि एप्पल वॉच आगे चल के ये सब सास सर्विस वो भी देने लगे। तो कोई भी स्क्रीन जिसमें इंटरनेट चल रहा है, उसकी कंपैटिबिलिटी उस एप्लीकेशन की है, उस सॉफ्टवेयर की है, तो डेफिनेटली उससे इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपका आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल, ये सब क्या है, सास है। बिल्कुल भैया सास ही है। ये क्या कर रहे हैं, हमारे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं, और अगर इनका पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो हमसे सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी लेने लगेंगे ये लोग। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे के सारे सही हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बेसिक्स वगैरह सब क्लियर हो गया होगा। तो उसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।